जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। अर्जुन टैंक से टेस्ट हुई भारत की स्वदेशी लेजर गाइडेड एटीजीएम। पहली बार इंडियन नेवी की ऑल वीमेन क्रू ने कंडक्ट किया एक सर्विलियंस मिशन। कुछ समय तक के लिए सेम टाइम पर भारत ऑपरेट करेगा एक साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। मिलिट्री ड्रिल के हिस्से के तौर पर चाइना की तरफ से लॉन्च की गई उनकी डोंगफेंग मिसाइल जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाकर गिरी। और जम्मू कश्मीर पुलिस को रिसीव हुए मार्क्समैन टैक्टिकल इंटरवेंशन लाइट मोटर व्हीकल्स। आज महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के के रेंजेस में डीआरडीओ और इंडियन आर्मी द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इस परीक्षण के दौरान इस एटीजीएम को मेन बैटल टैंक अर्जुन से फायर किया गया था। और रिपोर्ट के मुताबिक आज के इस परीक्षण में मिनिमम टू मैक्सिमम रेंज पर टारगेट को एंगेज करने की इस एटीजीएम की कैपेबिलिटी की कंसिस्टेंसी देखी गई है। और आज के इस परीक्षण में एटीजीएम ने अपने टारगेट को सटीकता के साथ हिट किया था। और वैसे तो इस एटीजीएम को खास तौर पर मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी के साथ विकसित किया गया है। और अभी वर्तमान समय में मेन बैटल टैंक अर्जुन की 120 mm की राइफल गन से इसके टेक्निकल इवैल्यूएशन ट्रायल्स चल रहे हैं। इसके अलावा न्यूज 18 के साथ खास बातचीत के दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अवनीश के अवस्थी की तरफ से बताया गया है कि लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइल के यूनिट को स्थापित किया जा रहा है तो वो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के सेंटर पीस की तरह होगा। और इस मेगा यूनिट में जो कार्य है वो अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि लखनऊ में स्थापित होने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की इस यूनिट में नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस एनजी को बनाया जाना है। और अगले 3 सालों में 100 से अधिक ब्रह्मोस एनजी मिसाइल्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एयरवर्क्स की तरफ से इंडियन नेवी के लिए 6 नंबर के P-8I एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एयरवर्क्स MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी ने 6 और आखिरी नंबर के P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के फेज 32 मेंटेनेंस चेक्स को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के बाद इसे इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया है। और इन P-8I एयरक्राफ्ट के इस हैवी मेंटेनेंस का जो कार्य है उसे तमिलनाडु में स्थित एयरवर्क्स फैसिलिटी में सफलतापूर्वक कंप्लीट किया गया था। और हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मेंटेन इन इंडिया भी मेक इन इंडिया की जितना ही महत्व रखता है। 3 अगस्त को इंडियन नेवी की इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 314 की 5 वीमेन ऑफिसर्स ने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक नॉर्थ अरेबियन सी पर मैरीटाइम रिकॉनेसेंस और सर्विलियंस मिशन को कंडक्ट किया है। और ऐसा पहली बार है जब इस तरह के मिशन में ऑल वीमेन क्रू शामिल थी। और इस मिशन में शामिल सभी 5 वीमेन ऑफिसर्स के नाम हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा जो कि मिशन कमांडर थी, लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते जो कि पायलट थी, और लेफ्टिनेंट पूजा पांडा और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत जो कि टैक्टिकल और सेंसर ऑफिसर्स थी। और इंडियन नेवी की इन ऑल वीमेन एयर क्रू ने नॉर्थ अरेबियन सी पर एक इंडिपेंडेंट सर्विलियंस मिशन कंडक्ट करके हिस्ट्री क्रिएट करी है। और इस सफलता के लिए हमारे इन 5 वीमेन वॉरियर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। बाकी इंडियन नेवी से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट्स भी देखने को मिले हैं, जैसे कि इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य जो कि दिसंबर 2020 से अपने पहले मेजर रिफिट प्रोसेस से गुजर रहा है। और कुछ ही महीनों में इसकी ये प्रोसेस कंप्लीट होने की भी उम्मीद है और वापस से सर्विस में ऑपरेशनल हो जाएगा। हालांकि अभी जो 20 जुलाई को INS विक्रमादित्य में ट्रायल्स के दौरान आग लगने वाली घटना हुई थी तो उस घटना के चलते इसके डिलीवरी शेड्यूल में कुछ महीनों की देरी हुई है। और इस मामले पर द हिंदू की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिशियल्स की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर्स की मेंटेनेंस और रिफिट प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हुए बताया गया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो कि बड़े और कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो इसीलिए मेंटेनेंस और अपग्रेड्स के लिए ये काफी लंबे समय तक आउट ऑफ एक्शन रहते हैं। और यही कारण भी है कि इंडियन नेवी आखिर क्यों तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी जोर दे रही है, ताकि हमारे पास हमेशा कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल कंडीशंस में रहें। अब खैर बाकी जैसे कि INS विक्रमादित्य की रिफिट प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है और इसी महीने INS विक्रांत भी इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन किया जाएगा, तो इसका मतलब ये कि कम से कम कुछ समय के लिए तो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल कंडीशंस में रहेंगे। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि इंडियन नेवी के डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन को अब वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसके पहले डीजी के तौर पर रियर एडमिरल KM बिमल को नियुक्त किया गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है अब ये इंडियन नेवी की एक इंडिपेंडेंट और सेपरेट एंटिटी के तौर पर काम करेगी और जिसका मुख्य काम है इंडियन नेवी के लिए नेवल वेसल्स को डिजाइन करना इंक्लूडिंग सबमरीन्स। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो इंडियन नेवी के कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम करेगी, लेकिन इसके लिए जो फंड्स आएंगे वो इंडियन नेवी के बजट से नहीं होंगे बल्कि वो डायरेक्टली रक्षा मंत्रालय से आएंगे और ये ब्यूरो डायरेक्टली रक्षा मंत्रालय को ही रिपोर्ट भी करेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भारत चीन सीमा पर तैनात इंडियन आर्मी के एक जवान जिनका नाम है सिपाही सुखजिंदर सिंह तो पेट्रोलिंग मिशन के दौरान
लैंडस्लाइड की वजह से वे एक पहाड़ी से गिर गए थे और बहुत गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका और हमारे इस वीर ने इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सिपाही सुखजिंदर सिंह की आत्मा को शांति मिले। इसके अलावा एक अपडेट ये भी है कि इंडियन आर्मी की गजराज कोर द्वारा 2 दिन के एक खास सेमिनार को कंडक्ट किया गया है और इस सेमिनार में भारत चीन सीमा से संबंधित कई सारे इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा, जिसमें चीन के साथ कुछ डिस्प्यूटेड मैटर्स, चाइनीज स्ट्रेटजी, तो ये सभी चीजें भी इंक्लूड हैं। और इस सेमिनार की थीम रखी गई है डिमिस्टिफाइंग द ड्रैगन और ऑफिशियल कहना है कि इस सेमिनार का उद्देश्य है चीन की स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस को समझना, उनके मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन को समझना, चीन के साथ जो हमारे डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं इन चीज़ों को डिस्कस करना और भारत चीन सीमा पर उभरने वाले अलग अलग खतरों को समझना। आर्मी से जुड़ा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि आज इंडियन आर्मी चीफ ने कोरियन काउंटर पार्ट के साथ एक वीडियो टेलीफोनिक इंटरेक्शन किया था और इस दौरान दोनों देशों के सेना प्रमुखों के बीच दोनों देशों के बायलैटरल डिफेंस टाइज को और इनहेंस करने के लिए अलग अलग स्टेप्स को डिस्कस किया गया है। और आज ADGPI इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक और खास जानकारी दी गई है और वो ये है कि इंडियन आर्मी फॉरवर्ड एरियाज पर तैनात हमारे ट्रूप्स को एक सिक्योर और रिलायबल वॉइस, वीडियो और डेटा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसपोर्टेबल सैटेलाइट टर्मिनल्स का इस्तेमाल कर रही है। और जो ये ट्रांसपोर्टेबल सैटेलाइट टर्मिनल्स हैं ये हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर आधारित हैं और इन्हें सभी तरह के टेरेन में ले जाया जा सकता है और ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट में भी एक सीमलेस टैक्टिकल कम्युनिकेशन हमको मिलता रहे और इन्हें बेहद ही कम टाइम फ्रेम में आसानी से डिप्लॉय भी किया जा सकता है। तो जैसे कि चीन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि वो 4 अगस्त से ताइवान के पास लाइव फायर ड्रिल्स को कंडक्ट करेगा, तो उन ड्रिल्स की शुरुआत हो चुकी है और इससे जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स देखने को मिले हैं। पहला तो यह है जिसमें जापान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि इस ड्रिल के हिस्से के तौर पर चाइना ने करीब 11 बैलिस्टिक डोंगफैंग मिसाइल्स को लॉन्च किया था और जिसमें से 5 मिसाइल्स पहली बार जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आकर गिरी है और चाइना की इस हरकत पर जापान ने एक डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया है। इसके अलावा रॉयटर्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज गुरुवार को चाइनीज नेवी शिप्स और उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन को क्रॉस किया था और इस मीडियन लाइन में एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल इंकर्शंस देखने को मिले हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 चाइनीज नेवी शिप्स जिन्होंने मीडियन लाइन को क्रॉस किया था तो वे बुधवार की रात से गुरुवार के आधे दिन तक उसी एरिया में बने हुए थे। फिर इसके बाद गुरुवार की सुबह मल्टीपल चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने भी इस मीडियन लाइन को क्रॉस किया और इसके जवाब में चाइनीज एयरफोर्स एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए ताइवान की तरफ से भी मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय किया गया है और ताइवान की नेवी शिप्स भी मीडियन लाइन के करीब बनी हुई हैं और ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक करीब 22 चाइनीज एयरक्राफ्ट ने इस मीडियन लाइन को क्रॉस किया था और ताइवान के राष्ट्रपति ने ताइवान के सभी नागरिकों को इस बात का आग्रह किया है कि वे हाई अलर्ट पर रहें क्योंकि चाइना आने वाले कुछ ही दिनों में ताइवान के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर को और भी तेज करने वाला है। और ताइवान के राष्ट्रपति ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आग्रह किया है कि वे संयुक्त रूप से एक तरफा और तर्कहीन सैन्य कार्रवाइयों को रोकें। और इसी बीच नेटो चीफ की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है जिस पर उनका ये कहना है कि नैन्सी पेलोसी की इस ताइवान विजिट से ऐसा कोई भी कारण नहीं बनता है जिससे चाइना को ताइवान के खिलाफ ओवर रिएक्ट करना पड़े और जबकि जापान ने चाइना को ताइवान के पास उनके मिलिट्री ड्रिल्स को तुरंत ही रोकने के लिए कहा है और बाकी हर कोई जानता है कि इस तरीके से एग्रेसिव मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट करके चाइना कुछ और नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर खेलने की कोशिश कर रहा है और उसका मेन टारगेट है ताइवान के नागरिक। और जबकि इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बात करते हुए भारत में चीनी राजदूत की तरफ से इस बात की उम्मीद जताई गई है कि अपनी संप्रभुता को डिफेंड करने वाले चाइना के प्रयास में भारत चाइना का सपोर्ट करेगा। और ये बहुत ही कमाल की बात है कि चीन जो खुद बार बार भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, फिर चाहे POK पर पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC परियोजना पर काम करना हो या फिर चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख में अपने स्ट्रक्चर्स बनाना, और इन सब हरकतों के बावजूद भी चीनी राजदूत को ये लगता है कि भारत चीन का समर्थन करेगा और वो भी उस बात पर जो वैसे भी सही नहीं है क्योंकि ताइवान एक स्वतंत्र देश है और यहाँ पे चीन की संप्रभुता का उल्लंघन होने वाली कोई बात बनती ही नहीं है। और कुल मिला के कहने का मतलब बस ये है कि चीन कुछ और नहीं बस नौटंकी कर रहा है। और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इतने सालों में किस किस तरीके से किस किस की संप्रभुता का उल्लंघन किया है तो उसका अगर कोई हिसाब लेके बैठे तो आधी CCP बिक जाए। मालदीव के साथ अपने डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप के तहत भारत ने मालदीव के लिए लैंडिंग असॉल्ट क्राफ्ट और 24 यूटिलिटी व्हीकल्स उपहार के तौर पर देने की अनाउंसमेंट करी है क्योंकि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत की तरफ से जारी सपोर्ट के तहत है। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि अक्टूबर के महीने में भारत काउंटर टेररिज्म पर स्पेशल मीटिंग के लिए UN सिक्योरिटी काउंसिल की 15वीं मीटिंग को होस्ट करेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से भी एक अपडेट सामने आया है जिसमें बुधवार को जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मल्टीपल लोकेशंस पर रेड्स कंडक्ट करी थी और जो कि उस इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के तौर पर थी जिसमें इस बात की जांच हो रही है कि टेरर एक्टिविटीज को फंड करने के लिए बिटकॉइन चैनल्स का कितना इस्तेमाल हो रहा है। बाकी जम्मू कश्मीर पुलिस की कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आज जम्मू कश्मीर पुलिस को आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स हम में आयोजित एक फंक्शन के दौरान बुलेट रेजिस्टेंट मार्क्समैन टैक्टिकल इंटरवेंशन लाइट मोटर व्हीकल्स और कंटेनराइज्ड शूटिंग रेंज दी गई है। और बाकी जाते जाते आज आपके लिए पेश है एक और नया जोक
पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, पसंद ना आए तब भी लाइक कर ही देना। तो बात कुछ ऐसी है कि तालिबान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके बताया गया है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर कैसे दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड सूअर काबुल के अंदर था। मतलब इतनी मासूमियत से इन्होंने इनकार किया है, क्या ही बोले। ये तो कुछ ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री को भी नहीं पता था लादेन नाम का सूअर पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी के पास ही मौजूद एक सेफ हाउस में था। बाकी तालिबान के इस मस्त जोक में वीडियो को लाइक तो बनता ही है। बाकी दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो एक कटु सत्य है। पहला, पाकिस्तान एक लैंड ऑफ पीस है। दूसरा, तालिबान सेफेस्ट प्लेस है विमेन के लिए। और तीसरा, चाइना की लास्ट वार्निंग। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1997 में श्रीनगर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक देवी कुमार लिम्बू ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में ऑपरेशन हिफाजत के दौरान सूबेदार अवधेश ठाकुर भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन सन 2002 में अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ ड्यूटी में सूबेदार बिलेप्पा केपी ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज ही का वो दिन है जब 1991 में हमहामा में हुए हमले के दौरान बीएसएफ के 10 वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज का ही वो दिन है जब 1956 में भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ था। और आपको ये भी बता दें कि ये पूरे एशिया रीजन का सबसे पहला रिसर्च रिएक्टर था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन एयरफोर्स की वो 4 रैंक कौन सी है जो पहले यूज होती थी लेकिन अब यूज नहीं होती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।